हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए जल्दी से आ जाइए सही बच्चे एक बार। बहुत ही स्पेशल क्लास है ये आप सभी के लिए प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे बीए में है और उनका इकोनॉमिक्स है प्यारे बच्चों, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लास है। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए। अरे कौन है भैया? गुड नाइट सर। गुड नाइट नहीं बेटा, गुड इवनिंग हो रहा है अभी, है ना। अभी गुड नाइट नहीं, इतना जल्दी नहीं सोने का, मम्मी बहुत मारेगी। ठीक है। चलो आ जाइए सही बच्चे एक बार जल्दी से। और बहुत स्पेशल क्लास है आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का। चलिए। हम्म चलिए एक बार जल्दी से आप सभी लाइक कर देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग। ठीक है, आगे सही बच्चे तो बोलिए शुरू किया जाए। चलिए। कहाँ है भाई सभी बच्चे, कहाँ हैं? जल्दी से आ जाइए सही बच्चे, है ना। सही बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए ये कौन सा इमोजी है भाई, ये कौन सा इमोजी है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ। सर बच्चे गायब हैं। हाँ बच्चे तो गायब हैं, पर आ जाएंगे, सभी बच्चे आ रहे हैं, टेंशन मत लो। बच्चे गायब नहीं है, सभी बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत स्पेशल क्लास है तो सभी बच्चे तो आएंगे ही, है ना। इतना स्पेशल क्लास है प्यारे बच्चों, तो बच्चे तो आ जाएंगे ही। जल्दी आइए सभी बच्चे। एक बार आप लोग शेयर करिए जल्दी से, जो भी बच्चे हैं एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे एक बार शेयर करो। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करो ताकि सभी बच्चे आ जाए। और क्लास को बेटा जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ही ज़्यादा बच्चे आएंगे और सभी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। गुड आफ्टरनून। चलिए मिस 8M2Y, क्या आईडी है भाई, है ना। आ गए हैं, स्वागत है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए। हेलो गुरुजी, हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए शुरू करें, है ना, शुरू करते हैं। ठीक है, सभी क्लास होंगे, टेंशन मत लो। हेलो गुरुजी, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का निशान सर स्वागत करता हूं आप सभी का तनु क्लासेस में। प्यारे बच्चों ये क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम करेंगे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स के VBI सब्जेक्टिव। बस एक ही वीडियो में पूरी तैयारी है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आप इस वीडियो को पूरा देख लो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों यह जो इकोनॉमिक्स है वो MJC, MIC, MDC जिनका भी है वो सभी बच्चे इस क्लास को कर सकते हैं। इसमें सारे प्रश्न को ले गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस पूरे क्लास को अच्छे से कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कम है लेकिन जितने हैं बेटा बहुत लाजवाब है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिल्कुल समझो एग्जाम स्पेशल के लिए, ठीक है, केवल एग्जाम के लिए। यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर 25 to 29 प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स तीनों, ठीक है, MJC, MIC, MDC। तो जिनका भी इकोनॉमिक्स जिसमें है वो सभी बच्चे इस क्लास को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए आपको लेके चलते हैं हम अपने एक बहुत जबरदार क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत VBI प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के क्षेत्र से, तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र यह बताता है कि सीमित साधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे करता है। इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल है, ठीक है। अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, और इसमें प्यारे बच्चों हमें यह पता चलता है कि कैसे सीमित साधन का उपयोग करके असीमित इच्छाओं को पूरा कर सके, असीमित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, समझे। तो प्यारे बच्चों यहां पे और भी चीज शामिल कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ साहब है, ठीक है, एडम स्मिथ साहब को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे यहां से। तो ये हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। बहुत VBI प्रश्न है प्यारे बच्चों, संक्षिप्त रूप में लिखने के बारे में आ जाता है। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच कौन कौन से अंतर हैं।
देखो अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लो कि यह जो व्यष्टि है और यह जो समष्टि है प्यारे बच्चों, यह अर्थशास्त्र की दो शाखा है। क्या है? यह अर्थशास्त्र की दो शाखा है। दो शाखा मतलब भैया भाई दोस्त, है ना, सखा बोलते हैं ना, सखा सखी। तो प्यारे बच्चों ये सखी नहीं है, ये सखा है। कैसा सखा है? तो प्यारे बच्चों एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिंगल, ठीक है। व्यष्टि का मतलब क्या हुआ? व्यष्टि का मतलब हुआ माइक्रो और समष्टि का मतलब मैक्रो, यानी कि एक छोटा है और दूसरा क्या है? बहुत बड़ा है। प्यारे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति, किसी उपभोक्ता और किसी कंपनी की आर्थिक गतिविधि जैसे मांग और आपूर्ति का मूल्य निर्धारण का अध्ययन करता है। और इसके विपरीत व्यष्टि से सेम उल्टा कर दो तो हो जाता है समष्टि, यानी कि प्यारे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन किसमें करेंगे? समष्टि में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? हाँ बिल्कुल, सभी यूनिवर्सिटी बारे कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए प्यारे बच्चों, बिहार में जितने यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए ये क्लास है, कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो आप समझ गए व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सिंगल की बात करता है, एक कंपनी की बात करेगा, एक उपभोक्ता की बात करेगा, है ना, एक निवेशक की बात करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र क्या करेगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करेगा, टोटल। ठीक है, तो ये होता है व्यष्टि एंड समष्टि प्यारे बच्चों, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। यहां पे कह रहा है प्यारे बच्चों, एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है? बेटा यहां पे देखो पूछा हुआ प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या। बेटा अब यहां पे एक बात देखो, केंद्रीय समस्या भैया उत्पन्न क्यों होती है ये जान लो पहले। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि केंद्रीय समस्या क्या है, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्रीय समस्या उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखेंगे उत्पन्न होने का कारण है, उत्पन्न होने का कारण है कि प्यारे बच्चों यहां पे जो संसाधन है, यहां पे जो संसाधन है वो सीमित है। क्या है बेटा? सीमित है। लेकिन प्यारे बच्चों हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत असीमित है। क्या है? हमारी जरूरत असीमित है। समझे? तो ये होता है प्यारे बच्चों, इसी कारण से सीमित और असीमित होने के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करना है, ये केंद्रीय समस्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या तीन है। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। क्या उत्पादन करने से मतलब भैया किसका उत्पादन करना है? गेहूं का करना है, चावल का करना है, अनाज का, किसका किसका करना है। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा बाजार से। बाजार में जिस वस्तु की कीमत ज्यादा होगी हम उत्पादन उसी का करेंगे। कैसे उत्पादन करना है भैया? मेहनत से करना है या पैसा से करना है? श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान? ध्यान से समझना, यहां पे बात आती है केंद्रीय समस्या में, भैया उत्पादन करना कैसे है? श्रम प्रधान से करना है यानी कि मेहनत से करना है, या पूंजी प्रधान से करना है, पैसा से करना है? किसके लिए करना है भाई? किसके लिए करना है? अपने लिए, समाज के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, किसके लिए करना है? तो ये हमारी जो है यह केंद्रीय समस्या है हमारी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ो, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या समझाइए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? दो क्वेश्चन को ऐड किया है और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट पूछ रहा है। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या समझाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या है वो संसाधन के सीमित होने के कारण और हमारी जरूरत असीमित होने के कारण उत्पन्न होती है। और प्यारे बच्चों सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? यानी कि प्यारे बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, इन प्रश्नों का समाधान ही संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है भैया? सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है। यानी कि प्यारे बच्चों सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी व्यक्ति,
किसी उपभोक्ता, किसी कंपनी और उद्योग की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र? भैया व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सीमित संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग करना जानते हैं और किसी एक कंपनी, किसी एक व्यक्ति, किसी एक उत्पादक, किसी एक उपभोक्ता, किसी एक निवेशक के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्तिगत अध्ययन। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न देखना। रॉबिन्स द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र की परिभाषा की व्याख्या करें। अब देखो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2023 का प्रश्न, सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ना? किसके द्वारा? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो रॉबिन्स साहब कौन है भैया? रॉबिन्स साहब हमारे एक अर्थशास्त्री हैं। रॉबिन्स साहब हमारे एक अर्थशास्त्री हैं। और बेटा इनका कहना क्या था? रॉबिन्स साहब कहते थे कि अर्थशास्त्र जो है वो सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग करना है यह सिखाता है। मैं आपको यहां पे एक चीज और दिखाता हूं प्यारे बच्चों, और ध्यान से समझिएगा उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर प्यारे बच्चों बात करें रॉबिन्स साहब के बारे में, है ना, तो रॉबिन्स साहब प्यारे बच्चों, रॉबिन्स साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग, रॉबिन साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना सिखाता है। क्या करता है? बेहतर उपयोग करना सिखाता है। समझे? लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे मेरा लिखने का मतलब ये था कि अभी आपको एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे प्यारे बच्चों अगर एडम स्मिथ की बात कर दे कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र को समझाएं, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र को समझाना है, तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो और ध्यान से समझ लेना कि एडम स्मिथ साहब कहते हैं एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। समझे? कहने का मतलब क्या है कि एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का सृजन करता है। एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का सृजन करता है। क्या करता है? धन का सृजन करता है। प्यारे बच्चों समझ गए? धन का सृजन करता है यानी कि धन बनाता है। यहां पे एक और वैज्ञानिक आएंगे और उनके बारे में जान लीजिए। एक जो वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों तीसरा, यहां पे आएंगे सैमुअल्सन साहब। सैमुअल्सन साहब ने क्या कहा भैया? सैमुअल्सन साहब ने कहा, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र विकास से संबंधित विज्ञान है। अर्थशास्त्र विकास से संबंधित विज्ञान है, यानी कि इसमें मानव विकास और सामाजिक विकास दोनों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या किया जाता है? पूछा जाता है प्यारे बच्चों कभी कभी। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे एक मार्शल साहब आते हैं, देखिए एक यहाँ पे मार्शल साहब आते हैं, एक और जान लो, हमारे यहाँ पे मार्शल साहब आते हैं। और मार्शल साहब क्या कह रहे हैं? मार्शल साहब ने कहा प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र जो है कल्याण से संबंधित है, कल्याण से संबंधित है। ठीक है, तो ये कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं किसके अनुसार क्या डिफिनेशन है, तो आप लोग याद रखिएगा और अच्छे से आप लिख सकते हैं। कल्याण में प्यारे बच्चों वो सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण दोनों की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, तो यहाँ पे रॉबिन्स के द्वारा है, तो रॉबिन्स साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान माना है। रॉबिन्स साहब अर्थशास्त्र को क्या माने? अर्थशास्त्र को एक विज्ञान माना है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है
उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित है लेकिन साधन सीमित है और उनके उपयोग के विकल्प अनेक होते हैं। मतलब रॉबिन्स साहब ने प्यारे बच्चों बहुत अच्छा बात बोला। उन्होंने बोला कि हमारे पास संसाधन तो सीमित है भैया, लेकिन हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत असीमित है। इस कारण मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है कि कौन कौन सी इच्छा पूरी की जाए और किसे छोड़ा जाए। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित साधनों का विभिन्न उपयोग में सर्वोत्तम वितरण का अध्ययन करता है। इस परिभाषा में दुर्लभता, चुनाव और संसाधन के कुशल उपयोग पर विशेष बल दिया गया। समझ गए? यहां पे क्या बोले? यहां पे बोला प्यारे बच्चों कि जो अर्थशास्त्र है वह दुर्लभता और चुनाव और संसाधनों का कुशल उपयोग पर ध्यान दिया गया कि भैया जब संसाधन का अच्छे से उपयोग करेंगे, अच्छे से चुनाव करेंगे, है ना, तब हम संसाधन को बचा सकते हैं और अच्छे से उपयोग करके हम अपनी जरूरत को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये रॉबिन्स साहब बोले। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले व्याख्या करें वाले विषय की व्याख्या करें। किसका? देखो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, बाबा भीमराव अंबेडकर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? इसके अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन करते हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र प्यारे बच्चों अभी अब मैंने आपको बताया क्या है कि भैया यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है। क्या है? अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति, किसी उपभोक्ता, किसी कंपनी और उद्योग की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करती है ना। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो किसी व्यक्ति का, किसी उपभोक्ता, किसी कंपनी, किसी उद्योग का जो आर्थिक गतिविधि है, उत्पादन करना, विनिमय करना, वितरण करना, निवेश करना, इसका अध्ययन करता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यह छोटे छोटे इकाइयों के स्तर पर आर्थिक निर्णय और व्यवहार को समझने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत मुख्य विषय है, कौन कौन से विषय है? देखो, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई लॉ। व्यष्टि के अंदर क्या आता है? जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसके अंदर ही डिमांड और सप्लाई लॉ आता है। मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत, जिसने वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती है। उपभोक्ता का व्यवहार आता है जो यह बताता है कि सीमित आय में उपभोक्ता अपनी अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उत्पादन और लागत आता है जिससे उत्पादन की मात्रा और लागत का अध्ययन होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मूल्य और बाजार की संरचना आती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मूल्य और बाजार की संरचना आता है जो वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान को स्पष्ट करते हैं। समझे? चलो आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, किस अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? बहुत वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों यहां पे बोल रहा है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो मैंने केंद्रीय समस्या के बारे में तो आपको बता दिया है। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है भैया? तो सर 3 हैं हमारे, क्या उत्पादन करे, कैसे करे और किसके लिए करे। ये 3 हमारा है ना, यही 3 है। पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र क्या है? जो मानव की आर्थिक गतिविधि का विज्ञान माना गया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम सीमित साधनों का उपयोग करके असीमित इच्छाओं का, है ना, असीमित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अर्थशास्त्र प्यारे बच्चों आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में हम संसाधन का उपयोग करना जानते हैं। अर्थशास्त्र में संसाधन का आवंटन कैसे करना है इसके बारे में पता चलता है। इतनी सारी बात पता चलती है, समझ रहे हो? चूंकि इच्छाएं असीमित और साधन क्या है? सीमित होते हैं, इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। प्रमुख समस्याएं क्या है? क्या उत्पादन करना है, अर्थात किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करे, कैसे करे, किसी तकनीक से करे या किसी साधन का चुनाव करके। और प्यारे बच्चों तीसरा क्या है? तीसरा है कि भैया किसके लिए उत्पादन करना है। उत्पन्न वस्तु और सेवाओं का वितरण समाज के लिए करना है या फिर अपने लिए करना है, अमीरों के लिए करे, गरीबों के लिए करे, ये पता नहीं चलता है कि भैया किसके लिए उत्पादन करना है। तो ये हमारी केंद्रीय समस्या है। क्लियर?
सर इंग्लिश मीडियम का लिए भी बना दो। अच्छा ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके इंग्लिश मीडियम के लिए भी बोलेंगे, बन जाएगा तो ठीक है। चलो अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करें। देखो यहाँ पे BKSU 2023 में पूछा गया सवाल है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं। अच्छा देखो, अर्थशास्त्र को विज्ञान भी माना गया है और कला भी माना गया है। अब इसे विज्ञान माना गया है क्योंकि यह मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन करता है, इसलिए इसे लोग विज्ञान कहते हैं और इसमें निश्चित सिद्धांत और नियम पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र को कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा भैया ये तो विज्ञान है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्यारे बच्चों इसमें कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम पाए जाते हैं, इसलिए यह तथ्यों का निष्पक्ष अध्ययन कर नियम प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों वहीं कुछ विद्वानों ने इसे कला भी कहा है। अब कला क्यों कहा? भैया विज्ञान तो ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक नियम और सिद्धांत के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है, इसलिए विज्ञान कह दिया, है ना। कला क्यों कर रहा है? क्योंकि प्यारे बच्चों अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र जो है वह संसाधनों का उपयोग करता है और अपने में आने वाली समस्या का समाधान खुद कर लेता है। और भैया समस्या का समाधान करना एक बहुत बड़ा जिंदगी की कला है। अगर जिसके पास समस्या आ रहा है, समस्या से लड़ो कि कब तक भागोगे, है ना। जिंदगी जितना भागोगी समस्या से, जिंदगी उतनी ही उलझती जाएगी। फिर बच्चों लड़ो, समस्या से लड़ोगे खुद आगे बढ़ोगे, है ना। क्योंकि मेरे बच्चों कहते हैं ना कि समस्या का आना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ और समस्या से लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ। यानी कि समस्या का आना प्यारे बच्चों यह तो क्या है, यह तो एक जिंदगी का भाग है, लेकिन उस समस्या से लड़ना भैया यह एक कला है, जिंदगी की एक कला है। तो पार्ट ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ बहुत अंतर है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे यहां पे इसलिए कला बोला गया है अर्थशास्त्र को, क्योंकि प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र अपनी समस्या का समाधान खुद से करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, 10वां प्रश्न देखिए, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। समस्याओं को किस स्पष्टता से किया जा सकता है? उत्पादन संभावना वक्र, है ना। उत्पादन संभावना वक्र, इसके बारे में जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो यह दर्शाता है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है एक ऐसा वक्र है जो यह दर्शाता है कि सीमित साधनों से किसी अर्थव्यवस्था में दो वस्तु का अधिकतम संयोजन उत्पादन कैसे किया जा सकता है। सीमित साधन प्यारे बच्चों देखो, उत्पादन संभावना वक्र ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सीमित साधन, है ना, ये बता रहा है कि सीमित साधन का उपयोग कैसे करना है और उससे उत्पादन कैसे करना है। आपको उत्पादन संभावना वक्र देखना है क्या? हाँ भैया हमारे रहते आपको नहीं दिखेगा, ऐसा हो सकता है क्या? है अभी होगा, देखो भैया ये देखो, ये हो गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। लो थोड़ा सा और अच्छा से बना दे, ये हो गया आपका उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। ये अपने मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं? नतोदर होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। इसकी ढाल की अगर बात करें प्यारे बच्चों, इसकी ढाल भैया ढाल तो इसकी ऋणात्मक है। ढाल क्या है? ढाल तो इसकी ऋणात्मक है। ये देखो नीचे की तरफ झुक रहा है भैया, इसकी ढाल जो है वो बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं है, समझ गए, नीचे की ओर। और ये क्या करता है भैया? ये दो वस्तु ए और वस्तु बी, इन दोनों के उत्पादन के संयोग को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र, नाम ही है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि उत्पादन के संयोग को दर्शाता है, उत्पादन के संयोग को दर्शाता है। सिंपल सा बात है कि नहीं? ये आपको अच्छे से याद हो गया। और अपने मूल बिंदु की ओर क्या होता है? नतोदर, यानी कि ऐसे। फिर बच्चों जब अपने कोई मूल बिंदु की ओर ऐसे रहेगा, नतोदर यानी कि अवतल, समझे? ये होता है फिर बच्चों उत्पादन संभावना वक्र। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे है उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो यह दर्शाता है कि सीमित साधनों में
सीमित साधनों से किसी अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के अधिकतम संयोजन का उत्पादन कैसे किया जा सकता है? यह वक्र संसाधनों के पूर्ण एवं कुशल उपयोग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या स्पष्ट होती है, जैसे क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। समझ गए? बिल्कुल। अब देखते हैं बहुत ज्यादा वीवीआई, सारे क्वेश्चन वीवीआई लेके आया हूं भैया, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हमारे बच्चों का, है ना। हर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा और यही लड़ेगा। सर प्लीज रिप्लाई मी, क्या रिप्लाई चाहिए बताओ भाई, बताओ क्या बात पूछ रहे हो, बताओ। आईएएस बनो, हाँ बेटा बिल्कुल आईएएस बनो। देखिए आगे देखो, मांग की लोच को परिभाषित करें। मांग की लोच मापने की विधियां क्या है? ठीक है, अब मांग की लोच क्या है भैया? मांग आपको पता है, लोच माने होता है परिवर्तन। जब मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है, जब मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे ईडी भी कहते हैं, से आशय है कि वस्तु की मांग उसकी कीमत और आय कारकों में होने वाले परिवर्तन के प्रति कितनी संवेदनशील है। यानी कि अगर किसी वस्तु के पहले बच्चों आय में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा। पहले बच्चों यहां पे बोल रहा है कि अगर कीमत में परिवर्तन के अनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। ईडी इक्वल टू, देखो यहां पे क्वांटिटी में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, ये फॉर्मूला याद रखना। मांग की लोच को मापने की विधि प्यारे बच्चों तो होती है एक प्रतिशत विधि, बिंदु विधि और व्यय विधि। यहाँ पे वक्र विधि है कोई नहीं, प्रतिशत विधि, मांग और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर लोच मापी जाती है। क्या? प्रतिशत परिवर्तन के आधार पे। बिंदु विधि में क्या होता है, पॉइंट मेथड क्या होता है कि मांग वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा लोच मापी जाती है। मांग बिंदु के पहले बच्चों क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि मांग बिंदु के स्पर्श रेखा द्वारा लोच मापी जाती है। और एक है आर्क मेथड, यानी कि पहले बच्चों वक्र विधि। जब कीमत में बड़ा परिवर्तन होता है तब दो बिंदुओं के बीच औसत लोच निकाली जाती है, यह है वक्र विधि। और मैंने आपको बोला था एक व्यय विधि होता है। क्या है? एक व्यय विधि होता है। ये एग्जाम में आएगा बेटा, आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, यही प्रश्न आएंगे सारे। ठीक है, टेंशन मत लो। व्यय विधि क्या है? तो भैया यदि कीमत बदलने पर व्यय समान रहे तो लोच क्या होता है? एक। तो आप याद रखिएगा, प्रतिशत विधि, बिंदु विधि, व्यय विधि और वक्र विधि। ठीक है, आप में ये आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न है मांग का नियम बताइए, क्या इस नियम के कोई अपवाद है? व्याख्या करें। मांग का नियम, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर पीडीएफ पीडीएफ। पहले बच्चों अगर देखो, अगर आपको पीडीएफ के लिए चाहिए तो आप लोग क्या करो, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा मात्र प्यारे बच्चों 249 रुपये में, मात्र 249 रुपये में प्यारे बच्चों आपका पीडीएफ मिलेगा। और फुल पीडीएफ मिलेगा, इसी से सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, मात्र 249 में आप किसी भी क्लास का, किसी भी बीए में किसी का भी ले सकते हो पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट का मिलेंगे। ठीक है, मात्र 249 में, और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हाँ, मांग का नियम बताना है। देखिए मांग का नियम कहता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो प्यारे बच्चों मांग क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, याद रखना, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं मांग का नियम। अन्य परिस्थिति समान रहे, देखो सब नहीं बदलेगा, केवल कीमत बढ़ेगा, बाकी सभी परिस्थिति समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। इसको ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों, ये देखो, अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? घटेगा। और अगर प्यारे बच्चों कीमत घटेगा, मांग बढ़ेगा। ये देखो, ये है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कीमत प्यारे बच्चों, अगर कीमत बढ़ रहा है तो मांग घट रहा है। अपवाद में क्या है? कुछ अपवाद है भैया जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। देखो क्या है, कुछ अपवाद है जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला है गिफन वस्तु,
है ना, गिफिन वस्तु। ऐसे भी होते हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत से बच्चे जो टीचर का बात ही नहीं मानते हैं, ये अपवाद में है ना। वैसे ही ये अपवाद में है, क्या है कि गिफिन वस्तु सस्ते अनाज जैसे बाजार, बाजरा, जौ, विलासिता वस्तु, आवश्यक वस्तु, भविष्य की आशाएं, आदत की वस्तु, नशा। जिस वस्तु की आदत हो जाए वो कितना भी महंगा हो, क्या नहीं खरीदेंगे भैया। आजकल देखो रजनीगंधा 25 रुपये 30 रुपये देता है, फिर भी भाई खाने वाला खा रहा है। हाँ, रोटी खाने को पैसे नहीं है घर में, लेकिन भाई गुटखा तो चाहिए, है ना। तो वो क्या होते हैं, लोचदार होते हैं। यह मांग के नियम इन लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ये मांग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अगला प्रश्न, उपयोगिता विश्लेषण क्या है? उपयोगिता की सीमांत लागत की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण क्या है? उपयोगिता की सीमांत लागत की अवधारणा को समझाइए। फिर बच्चों उपयोगिता विश्लेषण की बात करें तो वह सिद्धांत जो बताता है कि विभिन्न वस्तुओं का उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके संतुष्ट प्राप्त करता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? जब उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाले अतिरिक्त संतोष को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनाइजेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला संतोष घटता जाता है। समझ रहे हो? प्रत्येक इकाई से, क्या बोल रहा है, प्रत्येक इकाई से मिलने वाला संतोष क्या होता है, घटता जाता है। क्लियर? तो ये प्रश्न आपके हो गए। अगला देखना, स्थिर प्रतिफल नियम की विवेचना करें। देखो दो नियम आते हैं मेरे बच्चों, कितने नियम? दो नियम आएंगे। एक हो गया स्थिर प्रतिफल का नियम, क्या है, स्थिर प्रतिफल का नियम, और एक आपको पढ़ने को मिलेगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। एक है मेरे बच्चों आपका स्थिर प्रतिफल का नियम, और एक हो परिवर्तनशील अनुपात का नियम। मेरे बच्चों नाम से पता चल रहा है क्या, स्थिर प्रतिफल का नियम, यानी कि इसमें प्यारे बच्चों स्थिर प्रतिफल का नियम कहता है कि जब किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक इनपुट को बढ़ाया जाता है और सभी इनपुट स्थिर रहते हैं तो शुरू में कुल उत्पादन बढ़ता है, फिर एक बिंदु के बाद यह वृद्धि धीमी होती है और अंत में कभी कभी घट भी सकती है। समझ गए? यहां पे बोल रहा है स्थिर प्रतिफल का नियम क्या कह रहा है कि भैया जब सभी किसी एक इनपुट को बढ़ाएं, जैसे देखो किसी चीज को अधिक डालने से पहले लाभ बढ़ेगा फिर कम होगा और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का लाभ घटते हुए रूप में देखा जाता है। यानी कि मेरे बच्चों जब आप मान लो रात को एकदम गए और पढ़ने बैठे जोश में, ठीक है, शुरू में बहुत मोटिवेशन है, अब पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपका मन क्या होता है, कम होता है, भैया अब उठ जाएंगे, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ के उठ जाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ के उठ जाएंगे। यानी कि आपका क्या हो रहा है, धीरे पहले तो बढ़ा उत्पादन, धीरे 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 घट जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, उत्पादन फलन क्या है? स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्पादन फलन बहुत वीवीआई प्रश्न है मेरे बच्चों। उत्पादन फलन कहता है कि यह जो होता है यह उत्पादन एवं उत्पादन की साधन, उत्पादन एवं उत्पादन के साधनों के बीच, उत्पादन के साधनों के बीच के संबंध को बताता है। बेटा ये जो फलन दिख रहा है आपको, ये जो फलन, इस फलन का मतलब होता है संबंध का दर्शाना, संबंध को दर्शाना। उत्पादन फलन क्या कहता है? उत्पादन फलन प्यारे बच्चों उत्पादन और उत्पादन के साधनों के संबंध को बताता है। क्लियर? चलिए, उत्पादन फलन वह संबंध है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट, साधन और आउटपुट यानी कि जो बन के निकला के बीच होता है। सरल शब्द में यह बताता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए कितने संसाधन लगते हैं, कितने संसाधन लगाने पर कितनी मात्रा उत्पादित हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पे एक एक भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू, एल, के और एफ ये होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहीं पे प्रश्न आपसे पूछा है स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन यानी कि फिक्स्ड इनपुट और प्यारे बच्चों वेरिएबल इनपुट। अगर स्थिर साधन की बात करें, फिक्स, बिल्कुल फिक्स्ड, तो प्यारे बच्चों क्या है, मात्रा समय में नहीं बदलती है, बिल्कुल स्थिर है, यानी कि बदलते समय के साथ इसकी मात्रा नहीं बदलती है।
उदाहरण जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग मशीनें। अब मान लो कि जो बिल्डिंग बना है वो क्या अगले दिन 2 बिल्डिंग हो जाएगा, 3 बिल्डिंग हो जाएगा? नहीं ना। किसी कंपनी में अगर मशीन लगा है तो क्या वो मशीन अगले दिन 4 गो मशीन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए। लघु अवधि में लागत स्थिर होती है, कम समय में जो लागत होती है प्यारे बच्चों वो स्थिर होती है। परिवर्तनशील लागत देखो, वेरिएबल इनपुट क्या है, यानी कि जब मात्रा में समय के साथ बदलती है, जब मात्रा समय के साथ क्या हो, बदले। यानी कि प्यारे बच्चों उदाहरण में क्या है, श्रम, कच्चा माल। क्या बोल रहा है, श्रम और कच्चा माल, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों कि जो मात्रा के समय के साथ बदले, समय के साथ बदले, उसे कहते हैं परिवर्तनशील साधन। उत्पादन बढ़ाने या घटाने के लिए इनकी मात्रा समायोजित की जाती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए इसकी मात्रा को क्या करते हैं, समायोजित। आगे देखो, अगला प्रश्न है, बाजार से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार की संरचना या विभिन्न बाजार संरचना की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो पहले बच्चों आओ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बाजार से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहले बच्चों बाजार क्या है, तो बाजार एक ऐसा स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पे क्रेता और विक्रेता का संबंध देखने को मिलता है, जहां पे क्रेता और विक्रेता का संबंध देखने को मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है, संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे देखो, अगर बाजार के टाइप्स की बात करें, ठीक है, क्या अगर हम प्रकार की बात करें, बाजार के प्रकार, तो पहला प्रकार है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्या बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी कि प्यारे बच्चों देखो सिंपल सा ये बात है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहने का मतलब क्या है कि जहां पे हमें क्रेता और विक्रेता, जहां पे क्रेता और विक्रेता की क्या हो, जहां पे क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक है, क्या है, बहुत अधिक हो, क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक हो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्यारे बच्चों जो वस्तु होती है वो क्या होंगे, वो समान होते हैं, समान होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्यारे बच्चों जो कीमत होते हैं वो क्या होते हैं, निर्धारक नहीं होते हैं, क्या करते हैं, स्वीकारक हैं, क्या है, कीमत को स्वीकार करते हैं। जो उत्पादक होते हैं और जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो कीमत को स्वीकार करते हैं। क्लियर। पूर्ण प्रतियोगिता में प्यारे बच्चों हमें बाह्य कंपनी, है ना, एक तरह से अगर बोले तो फर्म का आवगमन और बहिर्गमन, आवगमन और बहिर्गमन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होती है, स्वतंत्र होती है, समझ गए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कंपनी है उसकी आवगमन और बहिर्गमन स्वतंत्र होती है। और देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो गया। आगे देखो अगला बाजार प्यारे बच्चों एक होता है एक अधिकार बाजार। एक अधिकार बाजार, एक अधिकार बाजार क्या है, यानी कि प्यारे बच्चों जिसमें एक अधिकार हो या फिर एक विक्रेता हो, विक्रेता क्या हो, एक हो, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें ध्यान देना विक्रेता तो एक होता है लेकिन क्रेता की संख्या, क्रेता की संख्या क्या है, अधिक है। विक्रेता एक है लेकिन क्रेता की संख्या अधिक होती है। प्यारे बच्चों इसमें वस्तु जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। वस्तु क्या होती है, वस्तु भिन्न भिन्न होती है यानी कि अलग अलग होती है। फिर बच्चों एक अधिकार बाजार की अगर हम बात करें, देखो एक अधिकार बाजार में अगर आपको बताएं तो एक विक्रेता, इसमें जो कीमत होता है वो कोई कंपनी तय करेगा या फिर कोई विक्रेता तय करेगा, कोई कंपनी तय करेगा या फिर कोई विक्रेता तय करेगा। समझ रहे हैं, है ना। ऐसे ही बस आराम से सुनते जाओ, आराम से समझते आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों
पूर्ण प्रतियोगिता एक अधिकार, एक होता है फिर बच्चों अल्प अधिकार बाजार। अल्प अधिकार बाजार, अल्प अधिकार बाजार की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, अल्प अधिकार मार्केट, तो इसमें क्या होता है प्रिय बच्चों, इसमें जो क्रेता और विक्रेता है, गिने चुने, इसमें क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, गिने चुने होते हैं, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिय बच्चों अल्प अधिकार बाजार में जो वस्तु होती है थोड़े अलग होंगे, थोड़े भिन्न होंगे और समान भी होंगे। समझे, समझे मेरे प्यारे बच्चों, समझे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए अल्प अधिकार बाजार के बारे में। ये हमारा पूर्ण रूप से हो गया बाजार के बारे में। देख लो यहाँ पे ये सारे चीज लिखे हुए हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, प्रवेश और निकास में कोई बाधा नहीं। एक अधिकार बाजार मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक अधिकार प्रतियोगिता और एक अल्प अधिकार होते हैं। चलो अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, ध्यान से समझेंगे 17 नंबर क्या कह रहा है। मूल्य विभेद क्या है, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पे कीमत विभेद की बात कर रहा है, क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, मूल्य विभेद की बात कर रहा है। तो मूल्य विभेद और विभेदात्मक एकाधिकार में मूल्य निर्धारण, यानी कि जहां पे प्यारे बच्चों कीमत में विभेद पाया जाता है, मूल्य में क्या हो, विभेद पाया जा रहा है, वहां की बात कर रहा है। मूल्य विभेद का अर्थ है कि एक ही वस्तु या सेवा को अलग अलग ग्राहकों या बाजारों में अलग अलग कीमत पर बेचना, बिना किसी अतिरिक्त लागत को, बिना किसी अतिरिक्त लागत के। इसका मुख्य उद्देश्य फर्म का कुल लाभ बढ़ाना होता है। सरल शब्द में अगर कहे तो समान उत्पादन के लिए कुछ ग्राहकों से ज्यादा और कुछ से कम कीमत ली जाती है। समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहां पे बात करा जाए कि विभेदात्मक एकाधिकार क्या है, वह स्थिति है जिसमें कंपनी अपने पास उत्पादन की कीमत तय करने की शक्ति होती है। विभेदात्मक क्या होता है, विभेदात्मक एकाधिकार यानी कि इसमें जो वस्तु की कीमत होगी वो जो उत्पादक है उसको शक्ति होगी तय करने का। और देखो मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इसमें प्यारे बच्चों मूल्य निर्धारण कैसे होता है, तो यहां पे देखो, यहां पे होता है प्यारे बच्चों, उच्च भुगतान क्षमता वाले ग्राहकों से अधिक मूल्य लिया जाता है, कम क्षमता वाले ग्राहकों से कम मूल्य लिया जाता है। अलग अलग बाजारों या समय के अनुसार कीमत में अंतर किया जा सकता है। इसमें फर्म अधिक उत्पादन करके और बिक्री बढ़ाकर कुल लाभ अधिकतर कर सकती है। इसमें जो कंपनी है प्यारे बच्चों वो क्या करता है, कंपनी अधिक उत्पादन करेगा, बिक्री अधिक करेगा और लाभ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण में देखो फिल्म थिएटर में अगर मान लो, जैसे थिएटर गए हो तभी, है ना, गए ही होंगे मुझे पता है। तो प्यारे बच्चों थिएटर में वयस्क और बच्चों के लिए अलग अलग टिकट होता है ना। अब मान लो कि थिएटर में बैठोगे तो वहां पे बच्चों के लिए टिकट अलग होता है और वयस्कों के लिए अलग होता है। भाई तुम सब गए होगे, मुझे तो पता ही नहीं भाई थिएटर होता कैसा है, मुझे तो अंदर से भी नहीं पता, बाहर का तो बाहर का छोड़ो, बाहर का भी नहीं पता, अंदर का बात छोड़ो, ठीक है। क्या बात कर रहे हो तुम सब, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर भी नहीं दिख रहा है तुम लोग को, बताओ। हाँ, अगर नहीं करवाया जाए तो बस यही मैसेज करोगे, सर आप इतने बजे, सर आप ये लेके आइए, सर ये क्लास लेके आइए, और लेके आने के बाद भैया गप्पे सप्पे मारते हो आराम से। फिर क्या मतलब है, लेके आ जाता है फिर तो बात करते हो आप लोग। देखो यहाँ पे मुर्गा मुर्गी चल सब, मुगली मुर्गी, क्या मतलब है भाई। हेलो सर जी, नॉन वालों का बीएड सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम हो गई क्या, नहीं। चलो देखो यहाँ पे नाम का नाम निकाल रहा है सब, सर हिस्ट्री की क्लास सुबह चलते हैं, हाँ हिस्ट्री की क्लास सुबह चलती है, ठीक है, सुबह की शाम हिस्ट्री का क्लास प्यारे बच्चों आपका देख लेना, एक बार नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए आगे देखो 18 नंबर प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। चलो देखो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया अभी, पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार का प्रकार है।
फुल कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पीसीएम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब पीसीएम का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्यारे बच्चों बाजार का एक ऐसा रूप है, पूर्ण प्रतियोगिता जो है यह बाजार का एक ऐसा रूप है जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा संख्या में दिखते हैं, क्रेता और विक्रेता बहुत संख्या में दिखते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें जो कीमत होती है वो पूरी तरह बाजार द्वारा तय होती है, किसी कंपनी द्वारा नहीं, किसी उत्पादक द्वारा नहीं, किसी उपभोक्ता द्वारा नहीं, बाजार तय करेगा। और सबको मानना होता है, उत्पादन के माध्यम से लाभ कमाना होता है, लेकिन वे बाजार कीमत को स्वीकार करती है। इसमें जो कंपनी होती है वो कीमत को तय नहीं करेगा, वो कीमत को स्वीकार करेगा। ठीक है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। इसकी विशेषता देखो, विशेषता यह है कि फिर बच्चों बहुत सारी फर्में और खरीदार, यानी कि बहुत सारे कंपनी होते हैं और बहुत सारे खरीदने वाले लोग होते हैं। समान उत्पादन, भैया इसमें जो वस्तु होते हैं सभी फर्म का उत्पाद पूरी तरह समान होता है, खरीदारों के लिए सभी उत्पाद होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो उत्पादन होगा भैया बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल समान होंगे। मुक्त प्रवेश और निकास, क्या बोल रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों? मुक्त प्रवेश और निकास, यानी कि आवगमन और बहिर्गमन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बिल्कुल भैया, जिसको आना है आओ और जिसको जाना है जा सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। और प्यारे बच्चों इसमें एक और विशेषता है कि उपभोक्ता को बाजार की पूरी जानकारी मिलती है, उपभोक्ता को प्यारे बच्चों बाजार की पूरी जानकारी मिलती है। देखो चलो एक प्रश्न और देखते हैं अभी यहाँ पे, घन लागत से आप क्या समझते हैं? चलो ये बहुत वीवीआई प्रश्न और है, सारे प्रश्न तो भैया वीवीआई हैं, कौन सा प्रश्न खराब है ना? सभी प्रश्न क्या है? वीवीआई है और बहुत मजेदार है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कि घन लागत से आप क्या समझते हैं? घन लागत, टोटल कॉस्ट से तात्पर्य उस कुल खर्च से है जो किसी फर्म को एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने में लगता है। घन लागत यानी कि भैया मान लो कि हमें 10 केजी उत्पादन करना है, निश्चित मात्रा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर हम घन मात्रा की बात करें, घन लागत, देखो लागत का मतलब तो पता है, ठीक है? लागत का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे क्या बोले? यहाँ पे बोले घन लागत में क्या है? घन लागत में हमें पता चला भैया कि किसी वस्तु को बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो हो गया लागत। वो क्या है? वो है लागत। और प्यारे बच्चों घन लागत का मतलब हुआ, घन लागत का मतलब हुआ, ये तो सिर्फ लागत का है, घन लागत का मतलब हुआ कि किसी वस्तु की, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बनाने में, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उत्पादन में, ध्यान से देखो, घन लागत किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उत्पादन में कितना खर्च आ रहा है, कितना खर्च आ रहा है। समझ गए? यानी कि अगर मान लो हमें गेहूं का उत्पादन करना है, अगर हमें गेहूं का उत्पादन करना है तो बेटा गेहूं के उत्पादन मान लो कि हमें 10 केजी करना है, तो इस 10 केजी के उत्पादन में भैया पैसा कितना लग रहा है? पैसा लग रहा है, मान लो हम मान लेते हैं कि हमें 5,000 पैसा लग गया। कितना लगा? 5,000 रुपया लगा। तो यह जो 10 केजी है यह हमारा हो गया निश्चित मात्रा। यह जो 10 केजी है यह क्या हो गया? यह प्यारे बच्चों यह हमारा हो गया निश्चित मात्रा। किसका? गेहूं का, यह निश्चित मात्रा। और यह जो पैसा लगा इस निश्चित मात्रा के उत्पादन में, यह जो लगा, यह जो लागत है, इस लागत को कहेंगे क्या? इस लागत को कहेंगे प्यारे बच्चों घन लागत। कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उत्पादन में जो लागत लगती है उसे कहते हैं घन लागत। समझ गए? है ना? सर लगता है चैप्टर को 3-4 बार पढ़ा दिए हैं। कैसे बेटा? तुम्हें कैसे लग रहा है कि मैं चैप्टर को 3-4 बार पढ़ा दिया है?
हाँ, 3-4 बार नहीं, खत्म तो कर दिया आप लोगों का, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये सिलेबस आपका खत्म है। देखो अब इसमें क्या है, जी सर समझ गए ना, घन लागत तो आपको समझ गए, इतना अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हमने समझा तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दो लागत होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो आगे देखो, फिक्स्ड कॉस्ट इसे कहते हैं प्यारे बच्चों स्थिर लागत। स्थिर लागत क्या है इसके बारे में समझो, स्थिर लागत क्या है इसके बारे में समझो। प्यारे बच्चों स्थिर लागत का मतलब हुआ कि उत्पादन की मात्रा में, उत्पादन की मात्रा में अगर परिवर्तन हो रहा है, क्या मैंने बोला कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर उससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के बावजूद भी लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो, लागत में प्यारे बच्चों लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो, लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इसे कहते हैं स्थिर लागत। समझे, यहां पे बोल रहा है क्या, यहां पे बोल रहा है प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु के, यहां देखो फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे भले ही प्यारे बच्चों उत्पादन बढ़े या घटे, उत्पादन बढ़े या घटे, लेकिन प्यारे बच्चों लागत में कुछ नहीं हो, लागत में परिवर्तन नहीं हो, इसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, इसे कहते हैं परिवर्ती लागत। अब नाम से पता चल रहा है कि परिवर्तन होगा भैया, है ना, वेरिएबल कॉस्ट में नाम से पता चल रहा है कि परिवर्तन होगा, यानी कि प्यारे बच्चों यह क्या होता है, उत्पादन में परिवर्तन के साथ, उत्पादन में परिवर्तन के साथ लागत में परिवर्तन। क्या बोला मैंने कि वेरिएबल यानी कि परिवर्तित लागत क्या है कि भैया अगर उत्पादन में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होता है, उससे लागत में भी परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं परिवर्तित लागत और इसे कहते हैं स्थिर लागत। समझ गए, हाँ अब समझे ना, बताओ, ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चों आपका स्थिर लागत और परिवर्तित लागत। चलिए अब देखो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अच्छा ये ऐसे ही रह गया, चलो कोई नहीं। अल्पकाल में फर्क की साम्य अवस्था को समझाए, किस अवस्था को, साम्य, इसे बोलते हैं बिल्कुल संतुलन हो जाना, बिल्कुल संतुष्ट हो जाना, उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। अल्पकाल में फर्म की साम्य अवस्था यानी कि प्यारे बच्चों अल्पकाल में फर्म की साम्य अवस्था वह स्थिति होती है जब कंपनी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन की मात्रा तय कर लेती है और कोई भी अतिरिक्त उत्पादन लाभ नहीं बढ़ा सकता। समझ गए, यानी कि प्यारे बच्चों साम्य अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब कोई कंपनी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन की मात्रा को तय कर लेती है ना। लाभ अधिकतम करना, देखो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, साम्य अवस्था लाभ अधिक करना, स्थिर और परिवर्तित साधन, इसमें आपको मैंने समझा दिया, लाभ और हानि संतुलन की स्थिति ये होती है, ठीक है। यहां देखो एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, ये हमारे क्लास का लास्ट प्रश्न है और अच्छे से समझ लीजिए लास्ट प्रश्न में क्या कह रहा है। मजदूरी श्रम की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, व्याख्या करें, पूछा हुआ क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा में, ठीक है। मजदूरी जो है श्रम की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, कैसे, देखो यहाँ पे श्रम बाजार की मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति से तय होती है, ठीक है। किसी मजदूर का मजदूरी दर का निर्धारण क्या होता है, श्रम की मांग और पूर्ति से तय होती है। श्रम की मांग नियोक्ता द्वारा की जाती है, जिसको चाहिए जो मजदूर को मांग रहा है वो है प्यारे बच्चों श्रम, वो क्या है, वो है श्रम, वो है नियोक्ता जो श्रम को चुन रहा है, और यह श्रम की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो उनके उत्पादन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब वस्तु की मांग बढ़ेगी
तो उत्पादन के लिए क्या होगा, अधिक श्रमिक की आवश्यकता होगी। भैया सिंपल सी बात समझो, है ना। अगर मान लो पहले 7 kg उत्पादन कर रहा है, तो 7 kg उत्पादन के लिए हमें 10 मजदूर चाहिए, है ना। हमने क्या बोला, 7 kg उत्पादन हो रहा है, 7 kg उत्पादन के लिए 10 मजदूर चाहिए। लेकिन अगर 10 kg उत्पादन करना है तो भैया 12 मजदूर चाहिए। तो यहाँ पे उत्पादन बढ़ा तो मजदूर भी बढ़ा, उत्पादन घटा मजदूर भी घटा। और मेरे बच्चों एक और चीज है, मजदूरी दर। क्या, मजदूरी दर। अगर जो मजदूर है उसे पैसा ज्यादा मिल रहा है, अगर मजदूरों की मजदूरी दर ज्यादा हो, है ना, अगर मजदूरों की मजदूरी दर क्या है, ज्यादा है, तो अधिक मजदूर काम करेंगे। आप एक सोचो कि कोई मजदूर आपके खेत में काम कर रहा है और आप उसको अच्छा पैसा दे रहे हो, मस्त पैसा दे रहे हो, बढ़िया, तो वो काम करेगा ना, वो जब बुलाओगे तब आ जाएगा काम करने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मजदूरी दर सही नहीं है, अगर आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, सही पैसा कम दे रहे हो, मजदूरी दर कम दे रहे हो, तो भैया मजदूर आएंगे नहीं, आएंगे, छोड़ देंगे। भैया बोलेगा कि ससुरा देता नहीं है पैसा काम करने के लिए, जब मन तब बुला लेता है ना, तो आएगा ही नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे अगर उनको बुलाना है तो भैया सही दाम देना पड़ेगा, पैसा सही देना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरह श्रम की मांग जो होती है वो मांग और पूर्ति पर निर्भर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आज का हमारा 21 प्रश्न है, बहुत VBI प्रश्न है और यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जितना प्रश्न बनना है यहीं से बनेंगे और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सर आप किस किस समय पे लाइव चलाते हो? प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पता चल जाएगा। वैसे मेरा जो समय है वो 4 बजे है। कितना है? 4 बजे। मैं आप सभी से 4 बजे लाइव शाम को जुड़ता हूँ इकोनॉमिक्स के साथ। क्या? इकोनॉमिक्स के साथ 4 बजे लाइव में आता हूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर जी, हाँ गुड इवनिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेशन हमारा खत्म हो गया और VBI प्रश्न है। अगर किसी को प्यारे बच्चों PDF चाहिए तो यहाँ पे देख लो आप लोग, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, PDF यहाँ पे आपको मिलेगा मात्र 249 रुपये में। प्यारे बच्चों आपको PDF मिलेगा मात्र 249, है ना, बहुत छोटा रकम है। इतने में तो भैया तुम लेके अगर पास हो जाओगे तो भैया क्या ही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए अब मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में प्यारे बच्चों, है ना। अब अगले क्लास में प्यारे बच्चों हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और हमारा BA सेकंड सेमेस्टर क्लास चल रहा है, तो उसमें मिलते हैं आप सभी से। बहुत मजेदार तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। और कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। अब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय भारत, जय बिहार।